So we'll be starting this chapter called Human Nutrition. Now, before entering into the chapter, what we must understand is what is nutrition. हमें ये पता होना जरूरी है कि nutrition exactly क्या होता है. वैसे देखा जाए तो concept wise ये बहुत simple लगता है, बराबर. Nutrition हमें तो पता है हम लोग कब से ना word तो सुनते आ रहे हैं. Nutrition क्या है, nutrition क्या है, we know very well. Yes, you know very well, but if a question comes in the exam, define nutrition, then you should be able to write the definition of nutrition. Okay, so अगर किसी को याद आ रहा है न्यूट्रिशन का डेफिनेशन, कैन यू रेज योर हैंड्स. किसी को न्यूट्रिशन का डेफिनेशन अगर याद आ रहा है, इज देयर एनीवन हु रिमेंबर्स व्हाट इज न्यूट्रिशन? इज देयर एनीवन हु कैन डिफाइन न्यूट्रिशन? ओके, एक दो लोगों का हाथ ऊपर आया अभी. 3 4 5, very good. Okay, 5 people who can define nutrition. Let us try to understand what they have to say. Nutika, bol. Nutrition is a process of intaking of nutrients and its utilization. Okay, very good. किसी और को इसमें कुछ ऐड करना है? गौरा बोल. सेम आंसर होता सर. सेम. ओके, राजेश्वरी. Intake of food and producing energy from it. Intake of food and producing energy. Okay, मानवी. मानवी आवाज नहीं आ रही. ओके, गार्गी. हाँ गार्गी बोल. The food that we eat and it affects on our body. Affection. Okay. देते बोल. Sir, it is the process of intaking inorganic or organic material for the extraction of energy for the utilization or metabolism of what the life process is done by the organism. Okay. Good. Very good. Pramita. Sir, the process of providing or obtaining the food for growth or development or health and growth. ओके, ठीक है. सो बहुत सारे अलग अलग टाइप के डेफिनेशंस हमें मिले हैं यहाँ पे. सो विल ट्राई टू सी हाउ कैन एग्जैक्टली वी डिफाइन न्यूट्रिशन. ओके, हम लोग न्यूट्रिशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ध्यान दो अभी यहाँ पे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी रिक्वायर न्यूट्रिशन? हमें क्यों चाहिए? व्हाई? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सिंपल, वेरी सिंपल. बिकॉज वी रिक्वायर एनर्जी, राइट. हमें न्यूट्रिशन क्यों चाहिए? क्योंकि हम लोग को एनर्जी रिक्वायर्ड है, और एनर्जी हमें किस में से मिलता है? न्यूट्रिशन से. ये कंसेप्ट सबका क्लियर है. ये सबको मालूम है. हम लोग खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए. नाउ व्हाई डज आवर बॉडी रिक्वायर एनर्जी? हमारे बॉडी को एनर्जी क्यों चाहिए? आवर बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस. हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करने के लिए. ओके, सो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी जो मिलने वाला है लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए, ये एनर्जी किधर से मिलेगा? फ्रॉम वेयर विल वी ऑब्टेन दैट एनर्जी? फ्रॉम nutrients. Yes, we will obtain that energy from the nutrients which is present. ये nutrients किधर present होने वाले हैं? हमारे फूड में. ओके, ऑब्वियसली nutrients किधर present है? हमारे फूड में present है. और उस उन nutrients से हमारा बॉडी क्या प्रोड्यूस करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है. एंड दिस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस. अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए ये एनर्जी हमें चाहिए, हमें रिक्वायर्ड है. ओके, यस. सो ये जो भी मैंने बताया, हाउ कैन वी राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन? ये हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सो लेट अस सी.
न्यूट्रिशन का डेफिनेशन या उसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं. सो क्या है बेसिकली न्यूट्रिशन? इट इज नथिंग बट अ प्रोसेस. ठीक है, ये क्या हो रहा है? इट इज अ प्रोसेस. क्या करने का प्रोसेस है ये? प्रोसेस में हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, राइट? हम लोग न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, बट किसके थ्रू लेते हैं? फूड के थ्रू. ओके, सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक. किसका इनटेक करते हैं हम लोग? न्यूट्रिएंट्स का. किसके फॉर्म में इनटेक करेंगे? फूड के फॉर्म में. ओके, सो इट इज अ प्रोसेस, सॉरी, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक. किसका इनटेक? इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स. अरे क्या हो रहा है ये कीबोर्ड के साथ? ओके, सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स. अब इनटेक करने के बाद, ओके, इनटेक करने के बाद हमारा बॉडी उससे क्या बनाने वाला है? एनर्जी. ओके, आफ्टर इनटेक योर बॉडी और माय बॉडी इज गोइंग टू मेक एनर्जी फ्रॉम दोज न्यूट्रिएंट्स. सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड देयर यूटिलाइजेशन. इनटेक करने के बाद हम लोग उसका क्या करना स्टार्ट कर देंगे? यूटिलाइजेशन स्टार्ट करेंगे. ओके, विल स्टार्ट देयर यूटिलाइजेशन. बट कौन करेगा इसका यूटिलाइजेशन? बाय द यूटिलाइजेशन विल बी डन बाय एन organism. This utilization will be done by an organism. So this is how we can define nutrition. How? It is a process of intake of nutrients. Okay, intake nutrient को खा लिया and their utilization. कौन कर रहा है utilization? Organism कर रहा है. Okay, so this is the definition of nutrition. The process of intake of nutrients and their utilization by an organism is called as nutrition. Okay, so just take out your notebooks now. Notebook निकालो फटाफट. ऊपर heading दो, चैप्टर का नाम लिखो human nutrition and note down this definition. Human nutrition चैप्टर का नाम लिख के ये definition लिख लो वहां पे जल्दी. Nutrition के कुछ स्टेप्स है. Okay, there are certain steps in the process of nutrition. Let us try to see what are those steps. क्या क्या steps है? सबसे पहला स्टेप इसमें होता है, न्यूट्रिशन अगर चाहिए तो सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी है दैट इज टू ईट. बराबर है? न्यूट्रिशन के लिए तुम्हें खाना पड़ेगा सबसे पहले. सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इज इंजेशन. ओके, सबसे पहला स्टेप क्या है यहाँ पे? इंजेशन. दैट इज टेकिंग इन फूड. ओके, फूड अंदर जाने के बाद, खाना खाने के बाद हमारे बॉडी में उसका क्या होने वाला है? डाइजेशन. ओके, खाएंगे हम लोग, खाने के बाद हमारा बॉडी उस फूड को क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा, ब्रेक डाउन करेगा. सो इंजेशन के बाद होगा डाइजेशन. नाउ आफ्टर डाइजेशन, डाइजेशन के बाद, ब्रेक डाउन होने के बाद जो भी सिंपल अमाउंट में ये सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो चुके, जो भी फूड डाइजेस्ट हो चुका है, इट विल बी एब्सॉर्ब्ड इन आवर बॉडी. ओके, वो हमारे बॉडी में एब्सॉर्ब हो जाएगा. सो द थर्ड स्टेप इन न्यूट्रिशन इज absorption. Okay, absorption of nutrients, absorption of food. So nutrients के absorption के बाद fourth step क्या होता है? Fourth step is very important step because इसी fourth step के लिए हम लोग पहले 3 step कर रहे हैं. Okay, fourth step के लिए हम लोग पहले 3 step कर रहे हैं, इसीलिए fourth step जो है वो बहुत important है and it is nothing but assimilation. Okay, assimilation of nutrients. Now what is assimilation? Assimilation को simple language में हम लोग बोल सकते हैं यूटिलाइजेशन. किसका यूटिलाइजेशन? तो न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन जो हमारे बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया है. ओके, हमारे बॉडी ने जो भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किए हैं उसका अब होने वाला है यूटिलाइजेशन, विच इज नथिंग बट असिमिलेशन ऑफ फूड. एंड लास्ट स्टेप, जो भी डाइजेस्ट नहीं हुआ, ओके, whatever that is not digested by our digestive system or whatever which is not absorbed by our digestive system is removed from the digestive system, and this last process is called as egestion. Okay, last process is called as egestion. अलग अलग नाम है, ध्यान से सुनो. फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन,
second is digestion, third is absorption, fourth is assimilation, which is nothing but utilization, and fifth step is egestion. Okay, so these are the 5 steps of nutrition which take place in all humans. सारे normal humans में ये 5 steps होने वाले हैं. हाँ गार्गी बोल, गौरांग सॉरी. सर इजेक्शन आणि एक्सक्रीशन सेम है? नो, egestion and excretion is not same. egestion अलग है, excretion अलग है. क्या डिफरेंस है इसमें? excretion के बारे में हम लोग पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में, बट आई टेल यू व्हाट इज excretion. तुम लोगों ने 9th में पढ़ा है, सीबीएसई वालों ने 10th में पढ़ा है. excretion is removal of harmful nitrogenous waste from our body. हमारे बॉडी में से हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को भी कभी कभी बोलते हैं, बट हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट जब हम लोग हमारे बॉडी से रिमूव करते हैं लिक्विड फॉर्म में, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन. दैट इज यूरिनेशन. यूरिन के फॉर्म में रिमूव करने के प्रोसेस को बोला जाता है एक्सक्रीशन. एंड व्हाट इज इजेशन? इट इज रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट. जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है उसको रिमूव करते हैं, उसे बोला जाता है इजेशन. एंड जो nitrogenous waste, harmful nitrogenous waste in our body is removed by excretion. Okay, that is the difference. Basically this is excretion and this is egestion. Simple, याद रखने के लिए. Okay. Yes, so I hope ये वाला पार्ट अभी समझ में आया होगा. 5 steps in nutrition. अब ये जो 5 steps है न्यूट्रिशन के, ये 5 स्टेप में जो डाइजेशन प्रोसेस है उसमें एग्जैक्टली क्या होता है, या फिर ये पांचों स्टेप में, पांचों स्टेप का एक मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो दैट इज डाइजेशन. ओके, सो क्या होता है एग्जैक्टली डाइजेशन में? कुछ लोगों को शायद इसके बारे में भी पता होगा. इन डाइजेशन व्हाट हैपेंस इज कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस, ओके, कॉम्प्लेक्स फूड इज कन्वर्टेड टू सिंपल फॉर्म. यस, सॉरी, कॉम्प्लेक्स फूड जो है, कॉम्प्लेक्स को किस में कन्वर्ट किया जाता है? सिंपल में कन्वर्ट किया जाता है. ओके, ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइजेशन, इन विच कॉम्प्लेक्स फूड इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल फॉर्म. अब कौन सा कॉम्प्लेक्स फूड है जो हम लोग खाते हैं? व्हाट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड दैट वी ईट? कार्बोहाइड्रेट्स सबसे पहला जो कॉमन है, हर कोई खाता है, वेरी कॉमन फूड, कार्बोहाइड्रेट. यस, कार्बोहाइड्रेट के बाद नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स फूड जो हम लोग खाते हैं वो है फैट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोटीन्स. यस, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स, ये कॉम्प्लेक्स फूड, अरे ये कॉम्प्लेक्स फूड हम लोग खाते हैं. यस, एंड इस कॉम्प्लेक्स फूड को हमारे बॉडी में डाइजेस्ट किया जाता है. डाइजेस्ट मतलब क्या? हमारे बॉडी में इसका भी ब्रेकडाउन होने वाला है. ओके, ब्रेकडाउन करने के बाद ये किस में कन्वर्ट होगा? ऑल दीज कॉम्प्लेक्स फूड और ऑल दिस कॉम्प्लेक्स मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू इज सिंपल और सिंपलेस्ट फॉर्म. ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है. फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द सिंपलेस्ट फॉर्म्स. कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपल फॉर्म होता है ग्लूकोज. ग्लूकोज. यस, कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ग्लूकोज. फैट्स का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. ओके, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फैट इज फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, and simplest form of proteins is amino acids. Okay, प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? अमीनो एसिड. सो जो भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल हम लोग खाने वाले हैं, अब तुम लोग बोलोगे कि सर हम लोग सिर्फ इतना ही खाते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, उसके अलावा और कुछ नहीं होता क्या? होता है, उसके अलावा भी और चीजें होती है, बट डाइजेशन मेनली इन तीनों कंपोनेंट्स का होता है. जो भी विटामिन तुम लोगों ने कंज्यूम किए फूड के थ्रू, दे विल बी डायरेक्टली एब्जॉर्ब. ओके, मिनरल्स विल ऑल्सो बी डायरेक्टली एब्जॉर्ब. अभी बचा फूड में एक कंपोनेंट फाइबर, जिसको बोलते हैं रफेज. ओके, रफेज या फिर फाइबर, तो इसका डाइजेशन नहीं होता. फाइबर्स डाइजेस्ट नहीं होते. फाइबर फूड को आगे लेके जाने में हेल्प करते हैं. दैट इज व्हाई फाइब्रस डाइट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. मतलब तुम्हारे डाइट में
फाइबर्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम्हारे डाइट में फाइबर नहीं रहेंगे तो तुम्हें बॉयल मूवमेंट्स में प्रॉब्लम होगा। नाउ मे बी नया वर्ड कुछ लोगों के लिए, बॉयल मूवमेंट। बॉयल मूवमेंट मतलब जो फूड तुम्हारे इसमें से पास हो रहा है आगे 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 और एंड तक पहुंचता है फिर बाहर निकल जाता है, ओके, दिस इज बॉयल मूवमेंट। ये करते टाइम तुम्हें बहुत ज्यादा प्रेशर अगर लगाना पड़ रहा है सुबह की पहली फ्लाइट में, अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह जाके अगर तुम्हें बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, इट मीन्स यू नीड मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंड रफेज इन योर डाइट। तुम्हारे डाइट में ज्यादा पानी और ज्यादा फाइबर्स होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि तुम लोग पानी कम पी रहे हो और फाइबर कम खा रहे हो, इसीलिए जो भी वो वेस्ट मटेरियल है वो जल्दी बाहर नहीं निकल रहा है। ओके, सो रफेज या फाइबर्स का काम होता है फूड की मूवमेंट स्मूथ करना। सो फाइबर हमारे डाइट में इंपॉर्टेंट है। अब फाइबर कहाँ कहाँ से मिलते हैं हमें, मैं कुछ सिंपल सोर्सेस बताता हूँ जो हम लोग इग्नोर करते हैं। फ्रूट्स में संतरा, ऑरेंज खाया होगा तुम लोगों ने, बनाना खाया होगा, यस। ऑरेंज को अगर देखा तो ऑरेंज के जब पील्स हम लोग निकालते हैं तो अंदर व्हाइट कलर के बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, उसको खाओ। बहुत से लोग उसको फेंक देते हैं और सिर्फ अंदर अंदर का वो जो ऑरेंज कलर का पार्ट होता है वो खाते हैं। नहीं, वो व्हाइट वाला जो पार्ट उसके अराउंड होता है थ्रेड के नेटवर्क की तरह, उसको खाओ बिकॉज वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। बनाना, बनाना का भी पील निकालने के बाद उसमें भी व्हाइट कलर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स अपने को दिखते हैं, फाइबर्स दिखते हैं, राइट, यस। सो उसको भी खाओ बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी। ओके, इतना सब कुछ क्लीन करके सिर्फ फ्रूट वाला पार्ट नो, बाकी भी खाओ थोड़ा, उसके साथ जो फाइबर दिखता है वो भी खाओ, क्योंकि वो तुम्हारे बॉडी में डाइजेशन को हेल्प करने वाला है। ओके, फूड को आगे आगे लेके जाने में हेल्प करने वाला है। So basically in digestion, complex food substances are converted into simple forms, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ग्लूकोज, फैट का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, एंड प्रोटीन्स का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है अमीनो एसिड्स। ओके, अब ये जो ये जो भी प्रोसेस होने वाला है, okay, this process will be taking place inside our digestive system। ओके, ये प्रोसेस होने वाला है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, एंड आर डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेनली कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स। दो, हम लोग रफली उसको डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को। कौन से दो पार्ट्स है देखो, एक सबसे बड़ा पार्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जिसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ओके, उसको क्या बोला जाता है, एलिमेंट्री कैनाल। एंड second important part is digestive glands। okay, elementary canal and digestive glands। now what is elementary canal? Elementary canal is nothing but a long tube। okay, ये लंबा सा ट्यूब है जो कहाँ से स्टार्ट होता है, starts with mouth and ends with anus। माउथ से स्टार्ट होके एनस में खत्म होता है, ऐसा है कि ये लंबा ट्यूब है। हाँ, बट ये जो लंबा ट्यूब है इसका डायमीटर हर एक जगह पे अलग अलग है। ओके, बहुत से लोगों को शायद ये बात अभी पता नहीं होगी। हमारे माउथ से इधर से जो अंदर से एक ट्यूब जो स्टार्ट होता है, मे बी ये वाले पार्ट का नाम तुम्हें मालूम होगा, फूड पाइप या फिर ईसोफेगस बोलते हैं उसको, राइट। तो ये जो ट्यूब है ये आगे एक्सटेंड होता है पूरे बॉडी में, और एनस तक ये कंटिन्यूअस ट्यूब है, इसमें कहीं पे भी ब्रेक नहीं है बीच में। ओके, इट इज अ कंटिन्यूअस ट्यूब, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यस, यहाँ से स्टार्ट होके एनस तक ये कंटिन्यूअस ट्यूब है। तो तुम लोग बोलोगे सर कुछ भी क्या, ऐसा कैसा पॉसिबल है? हाँ, ऐसा ही है। तो यहाँ पे एक रफ मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सपोज ये हमारा माउथ है, मैं राइट साइड कॉर्नर में ड्रॉ करने जा रहा हूँ अभी, आई होप ये दिखेगा तुम लोगों को। सपोज ये माउथ है इधर, यहाँ से ट्यूब स्टार्ट हुआ, ओके, फिर आया यहाँ पे स्टमक। ओके, यहाँ पे आता है हमारा स्टमक, स्टमक के बाद आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक के बाद आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आएगा तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, स्मॉल के बाद आएगा लार्ज इंटेस्टाइन, एंड लार्ज इंटेस्टाइन फिर जहाँ पे खत्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनस। वाह, बहुत अच्छा आ गया वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना अच्छा बनेगा। सो यस, माउथ से स्टार्ट होता है यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ से स्टार्ट होने के बाद
यहाँ पे खत्म हो जाता है एनस में, एंड इट इज अ कंटिन्यूअस ट्यूब जिसमें कहीं पे भी ब्रेक नहीं है बीच में। सिर्फ एक चीज है कि हर एक रीजन में इस ट्यूब का डायमीटर अलग अलग है। ओके, हर एक रीजन में क्या है, इस ट्यूब का डायमीटर अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट में डायमीटर अलग है, स्टमक वाले रीजन में डायमीटर अलग है, स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर अलग है और लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर अलग है, एनस का भी डायमीटर अलग है। ओके, सो अलग अलग रीजन में, अलग अलग पार्ट में इसका डायमीटर क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। सो इट इज ए लॉन्ग ट्यूब। Okay, it is a long tube of varying diameter. Okay, it is a long tube of varying diameter. Varying diameter मतलब जिसका diameter क्या होता रहता है, एज इन क्या है, अलग अलग है। ओके, अलग अलग रीजन में अलग अलग डायमीटर जिस ट्यूब का है, वो एक लंबा सा ट्यूब जिसे हम लोगों ने बोला है एलिमेंट्री कैनाल, which starts with mouth and ends with anus. Now, very important question जिसका आंसर ऑलमोस्ट 95% लोग गलत देते हैं, 90 to 95% लोग। जिसको आंसर देना है ना, वो लोग सिर्फ हैंड रेस करना। व्हाट इज माउथ? व्हाट इज माउथ? वेयर इज इट प्रेजेंट? माउथ क्या है और किधर प्रेजेंट है? रेज योर हैंड, आई विल गिव यू चांस टू आंसर दिस क्वेश्चन। माउथ क्या है और किधर प्रेजेंट है? अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, ऐसा क्या कर रहे? कम ऑन, व्हाट इज माउथ? ओके, सिर्फ 3 लोगों का हाथ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, जिसमें से 2 लोगों के बारे में मैं श्योर हूँ, आई थिंक वो सही आंसर देंगे, तो मैं इसलिए तीसरे को पहले पूछ लेता हूँ। उसने भी सही दिया तो बहुत अच्छी बात है। गोपाल बोल। गोपाल, हाँ सर। yes, बोल, what is mouth? Sir, it is the organ from which we can intake the food. Okay, and where is it present? How can we describe its structure? कैसा डिस्क्राइब करेगा उसका स्ट्रक्चर? माउथ क्या होता है? ओके, देवादित्य बोल। सर मैं हिंदी में बोलूं क्या? चलेगा चलेगा चलेगा, इंग्लिश में हिंदी थोड़ा बोलो, परेशानी हो रहा है मुझे, कोई प्रॉब्लम हिंदी में बोलता हूँ। सर वो ऑर्गेन ही कह नहीं सकते, लेकिन एक ओपनिंग है जहाँ से हम खाना भी ले सकते हैं और मतलब सांस भी ले सकते हैं एज एन ओके ऑल्टरनेटिव। ओके ओके ओके। और ये नाक के मतलब नाक नोज पाइप जो होता है और फूड पाइप ये आपस में कनेक्शन पैदा करता है। ओके ओके, धर्मिल। माउथ इज ओपनिंग टू बकल कैविटी, जो 2 लिप्स के बीच में होता है। एग्जैक्टली, यस, वेरी गुड। तीनों के आंसर्स अभी कंबाइन करते हैं। हाँ, बाकी जिन्होंने शर्म की वजह से हाथ ऊपर नहीं किया कि मेरा गलत हो जाएगा, उनके लिए अभी आंसर बताता हूँ, सुन लो। माउथ क्या है? ओके, हम लोग बोलते हैं कि माउथ माउथ, हम लोग खाना खाते हैं, मुंह से खाना खाते हैं वगैरह, ऐसा। माउथ, हमारा मिसकंसेप्शन ये होता है कि आ करने के बाद ये जो अंदर का पार्ट होता है ये माउथ है। नो, ओके, इट इज रॉन्ग। आ करने के बाद अंदर का जो पार्ट होता है, इट इज नॉट माउथ बट इट इज कॉल्ड एज बक्कल कैविटी। क्या बोलते हैं इसको? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी नहीं, बेल्ट से बक्कल से नहीं, वो अलग चीज है। बक्कल कैविटी, BUCCAL, बक्कल कैविटी, ULAL। ठीक है, मैं टाइप करूंगा स्पेलिंग तो पता चल जाएगा। बक्कल कैविटी का स्टार्ट जो है, ओके, बक्कल कैविटी का स्टार्ट जो है, उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं माउथ। नाउ हाउ कैन वी डिफाइन माउथ? इट इज अ स्लिट, स्लिट, SLIT, स्लिट म्हणजे मराठीमध्ये त्याला म्हणतात चीर। ओके, कंसिडर करो कि ऐसा पूरा प्लेन पार्ट है हमारा फेस, कुछ भी नहीं है, इधर आईज नोज नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक कट है ऐसा। ओके, ऐसा कट जहाँ पे होता है ना, कट को हम लोग बोलते हैं स्लिट। ओके, सो इट इज अ स्लिट which is covered by lips from upper and lower side. It is a slit which is covered by lips from upper and lower side. So mouth is nothing but an opening or slit. तुम्हारे फेस में जो वाइड ऐसा ओपनिंग है,
उसको हम लोग माउथ बोलते हैं, नॉट द इनर पार्ट। अंदर के पार्ट को माउथ नहीं बोला जाता, अंदर का आ करने के बाद जिसमें हमारा टंग है, हमारे दांत है, वो पूरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं बकल कैविटी। ओके, सो नाउ जस्ट रिमेंबर दिस फॉरएवर, क्योंकि किसी ने भी अगर पूछा व्हाट इज माउथ, योर आंसर शुड बी इट इज एन ओपनिंग और इट इज अ स्लिट present on the face from where we can ingest the food. Okay, आई होप ये वाला पार्ट सबको समझ में आया होगा। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर द स्ट्रक्चर्स which help to digest the food. These are the structures which release certain chemicals, और इन chemicals की हेल्प से जो भी फूड है वो डाइजेस्ट किया जाता है, और उन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को, छोटे छोटे पाउच या सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। नाउ व्हाट आर दीज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स? कौन से है? स्टार्टिंग विथ पहला, सबसे पहला डाइजेस्टिव ग्लैंड हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, वी कॉल इट एज salivary glands. Okay, we are calling it as salivary glands. एस मतलब प्लूरल है, एक नहीं है, बहुत सारे। कितने क्या है, उनका नाम किधर प्रेजेंट होता है वो हम लोग देखेंगे। ओके, बट अभी के लिए एक सिंपल याद रखो, वी हैव 3 पेयर्स ऑफ salivary glands. हमारे बकल कैविटी में, अंदर माउथ के अंदर, देर आर 3 पेयर्स ऑफ salivary glands. ओके, सो 3 पेयर्स, वो किधर किधर है हम लोग देखेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट, salivary gland के बाद नेक्स्ट ग्लैंड किधर प्रेजेंट होता है? तो नेक्स्ट ग्लैंड इज प्रेजेंट, नेक्स्ट ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन योर स्टमक। स्टमक में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, एंड दोज आर कॉल्ड एज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ओके, उन ग्लैंड्स को हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, एंड दे आर न्यूमरस इन नंबर, मतलब उनका ऐसा काउंट नहीं है, बहुत ज्यादा होते हैं, उनका नंबर बहुत ज्यादा है। सो दे आर प्रेजेंट इन द स्टमक, कॉल्ड एज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। थर्ड ग्लैंड, अब ये जो ग्लैंड है ना, ये इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारे बॉडी के लिए, एंड इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, विच इज नथिंग बट लिवर। हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है ये, जिसको बोला जाता है लिवर। लिवर के साथ साथ एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ओके, लिवर के साथ साथ एक और छोटा सा पार्ट प्रेजेंट होता है, जिस जो एक्चुअली ग्लैंड नहीं गॉल है ब्लैडर, बट इम्पोर्टेंट है। यस, द पार्ट विच इज प्रेजेंट इज कॉल्ड एज गॉल ब्लैडर। ओके, गाल ब्लैडर नहीं प्रोनाउंस करने का, उसको स्पेलिंग देखो GALL है, बट इट इज प्रोनाउंस्ड एज गॉल ब्लैडर। ओके, सो गॉल ब्लैडर इज द पार्ट विच लुक्स लाइक बलून, एक छोटे से बलून की तरह दिखता है, एंड इट इज प्रेजेंट अलोंग विद द लिवर। The fourth important structure or fourth gland present in our body is present behind the stomach. Stomach के पीछे और नीचे की तरफ present होता है, which is called pancreas. Okay, उस gland को हम लोग बोलते हैं pancreas। हर एक gland के functions और structures हम लोग देखने वाले हैं, so don't worry about that. So pancreas is the gland which is present behind the stomach, and last are the intestinal glands. Okay, intestinal glands which are present in our small intestine. ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सॉरी, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सो वी कॉल देम एज इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। ओके, सो अब इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल अबाउट ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री कैनाल के पूरे पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, विल ऑल्सो बी स्टडिंग अबाउट द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इन आवर बॉडी, ग्लैंड के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, ग्लैंड्स के फंक्शनिंग के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो ये सभी ये लिख लो जो भी तुम लोग को दिख रहा है यहाँ पे। स्टेप्स इन न्यूट्रिशन, पहले न्यूट्रिशन का डेफिनेशन लिखा था हम लोगों ने, उस डेफिनेशन के बाद ये स्टेप्स इन न्यूट्रिशन लिखो, उसके बाद ये डाइजेशन वाला बॉक्स लिखो, और उसके बाद ये डाइजेस्टिव सिस्टम वाला फ्लो चार्ट लिखो। अभी मैं ये शेयर कर रहा हूँ, बुक का पार्ट शेयर कर रहा हूँ, PDF। यस, you can see here. First we'll see
हमारे माउथ के अंदर, मतलब बकल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है ओरल कैविटी यानी कि बकल कैविटी के अंदर, एलिमेंट्री कैनाल का स्टार्ट किससे होता है? सो एलिमेंट्री कैनाल का स्टार्ट जो है वो हमारे दांतों से होता है. यस, इट स्टार्ट्स विद टीथ. ओके, सो दांत जो है हमारे, व्हाट डू वी कॉल आवर टीथ एज? हमारे दांतों के जो टाइप्स होते हैं उनको दो तीन नाम है अलग अलग. फर्स्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दोज नेम्स. ओके, अगर यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा होगा तो दो बोल्ड पार्ट्स तुम्हें दिख रहे होंगे यहाँ पे. एक सेकेंड, जूम इट फर्दर. yes, तुम लोग को दो वर्ड्स दिख रहे होंगे इधर बोल्ड में. वन इज थीकोडोंट एंड अनदर वन इज डाइपियोडोंट. ओके, थीकोडोंट एंड डाइपियोडोंट, ये जो दो वर्ड्स तुम लोग को दिख रहे हैं यहाँ पे, ये जो दो बोल्ड लेटर दिख रहे हैं, बोल्ड वर्ड्स दिख रहे हैं, this is the type of our dentition. Okay, type of our dentition मतलब हमारे दांतों के स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट की वजह से ये नाम हमारे दांतों को दिए जाते हैं. So what is thecodont? Thecodont is a type of dentition in which each tooth is embedded in a socket of jawbone. हमारे जॉ बोन में हमारा हर एक दांत जो है वो हमारे जॉ बोन में फिक्स्ड है. बराबर है. टूथपेस्ट के एड में तुम लोगों ने दांतों का स्ट्रक्चर देखा होगा. दांतों के दो रूट्स होते हैं नीचे की तरफ से, दो या तीन रूट, और वो रूट हमारा जो जॉ का बोन होता है उसमें फिट हो जाता है. ओके, सो आवर टीथ गेट फिक्स्ड इनसाइड द जॉ बोन्स. हेंस हमारे इस टाइप के जो अटैचमेंट होता है दांतों का, इसको हम लोग बोलते हैं थीकोडोंट. ओके, क्या बोला जाता है इसको? थीकोडोंट. इट इज अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन द जॉ बोन्स. ओके, इसको थीकोडोंट बोलते हैं. सो मेजॉरिटी ऑफ द मैमल्स, सबसे कॉमन जो मैमल्स है, दोज मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस शो और फॉर्म टू सेट ऑफ टीथ. हमारे दो टाइप के दांत आते हैं. एक मिल्क टीथ, जिसको हम लोग दूध के दांत भी बोलते हैं. बराबर है. मिल्क टीथ आते हैं, निकल जाते हैं. उसके बाद सेकेंड टाइम वापस आते हैं दांत, उसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट टीथ. बराबर है. दूध के दांत आके गिर जाते हैं, फिर परमानेंट दांत आते हैं हम लोगों को. सो मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स शो दिस टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक. ज्यादातर मैमल्स के पास ये कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उनके दूध के दांत गिर के परमानेंट दांत उनको आना स्टार्ट हो जाता है. अ सेट ऑफ टेम्पररी मिल्क टीथ और डेसिडियस टीथ replaced by a set of permanent और adult teeth. इस टाइप के डेंटिशन को हम लोग बोलते हैं डाइफियोडोंट. ओके, इस टाइप के डेंटिशन को क्या बोला जाता है? डाइफियोडोंट. डाई का मतलब है टू. दो टाइप के दांत हम लोग को आते हैं, दो बार दांत आते हैं, इसलिए बोला जाता है डाइफियोडोंट. दो टाइप के नहीं, दो बार आते हैं दांत, इसलिए बोलते हैं डाइफियोडोंट. ओके, थीकोडोंट, डाइफियोडोंट. एंड ह्यूमन का जो डेंटिशन है, इसको एक और नाम दिया गया है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेटेरोडोंट. आई थिंक यहाँ पे नहीं दिया है वो. यस, हेटेरोडोंट बोला जाता है. हेटेरोडोंट का मतलब क्या है? हेटेरोस मीन्स डिफरेंट एंड डोंट मतलब दांत, टीथ. ओके, different teeth या different types of teeth are present in our buccal cavity. इसीलिए हमारे दांतों के अरेंजमेंट को हेटेरोडोंट भी बोला जाता है. सो तीन नए वर्ड्स मैंने अभी बताए. वन इज थीकोडोंट, सेकंड इज डाइफियोडोंट एंड थर्ड वन इज हेटेरोडोंट. थीकोडोंट का मतलब क्या है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन जॉ बोन्स, सॉकेट ऑफ जॉ बोन्स. ओके, डाइफियोडोंट क्यों बोला है? बिकॉज हमको दो बार दांत आते हैं हम लोग को, राइट? वी गेट मिल्क टीथ, देन वी एक्वायर परमानेंट टीथ. एंड थर्ड इज हेटेरोडोंट. व्हाई हेटेरोडोंट? बिकॉज वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ. अब कौन से टाइप के दांत होते हैं? देखो, सबसे आगे की तरफ जो होता है हमारे, उसको हम लोग बोलते हैं इंसिजर्स. इंसाइजर और इंसिजर दोनों प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है, कुछ गलत नहीं है इसमें. इंसिजर्स बोला जाता है. इंसिजर्स के बाद अंदर की तरफ होते हैं कैनाइन्स. ओके, ये कैनाइन जो है हमारे इतने प्रोमिनेंट नहीं है, बट वाइल्ड एनिमल्स के कैनाइन बहुत प्रोमिनेंट होते हैं. सबने देखा है, कुत्ता, बिल्ली, टाइगर वगैरह, इनके जो ये ऐसे बाहर आए हुए दांत रहते हैं ना, दो, इधर से एक दांत इधर इधर से बाहर आया हुआ रहता है, इस तरह से. सो उनको हम लोग बोलते हैं कैनाइन्स. हाँ धर्मिल बोल. एलिफेंट्स के जो टीथ होते हैं वो कौन से होते हैं जो बाहर आते हैं? आइवरी. वो ऐसा दो बाहर आया हुआ है ना. हाँ आई हाँ थिंक वो वो वाला. भी कैनाइन्स है, बट आई हैव टू कंफर्म इट वंस. सर लेकिन एलिफेंट हर्ट भी हो रहा है ना, तो उसके कनेक्ट कहाँ से है? हाँ वही तो बोला मैं, कंफर्म करना पड़ेगा एक बार, मेरे को भी मालूम नहीं है. ओके तो सर. चेक करता हूँ. यस, ओके. सो
कैनाइन के बाद जो अंदर की तरफ दांत होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग प्रीमोलर, एंड प्रीमोलर के बाद अंदर जो होते हैं उसको बोला जाता है मोलर्स। सो वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, 4 अलग अलग टाइप के दांत हमारे पास है, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ओके, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो ये सामने के जो 2 बनी टीथ होते हैं ना बहुत से लोग उसको बनी बोलते हैं, बनी की तरह दिखते हैं इस तरह से, इसलिए तो वो जनरली सामने के जो 2 होते हैं वो 2 होते हैं हमारे इंसिजर्स। ओके, इंसिजर्स के बाद अंदर कैनाइन्स, कैनाइन्स के बाद प्रीमोलर, प्रीमोलर के बाद होते हैं मोलर। तो अब हर एक जो दांत का मैंने बोला उसका नंबर कितना है। सो लेट अस कंसीडर अबाउट अपर जॉ। अपर जॉ में भी सिर्फ लेफ्ट साइड कंसीडर करो, अपर जॉ का सिर्फ लेफ्ट साइड। सो एक लेफ्ट साइड में, एक जॉ के लेफ्ट साइड में, एक पार्ट में देयर आर 2 इंसिजर्स। ओके, 2 इंसिजर है, फिर उसके बाद एक कैनाइन है, टोटल हो गए 3, एक कैनाइन के बाद 2 प्रीमोलर है, टोटल हो गए 5, एंड पीछे 3 मोलर है, मतलब टोटल हो गए 8। तो हमारे अपर जॉ के लेफ्ट साइड में 8 दांत प्रेजेंट होते हैं। सेम नंबर ऑफ टीथ इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड, इधर 8 इधर 8, टोटल हो गया 16। अपर जॉ में 16, लोअर जॉ में भी 16, सेम अरेंजमेंट, नीचे इंसिजर, फिर साइड में कैनाइन, फिर प्रीमोलर और सबसे अंदर मोलर। ओके, तो ये जो डेंटिशन है, ये जो अरेंजमेंट है दांतों का, ये जो टाइप है, इसके लिए ना जस्ट अ सेकेंड, इसके लिए देयर इज अ फॉर्मूला, इसको याद रखने के लिए उसको हम लोग बोलते हैं डेंटिशन फॉर्मूला। सो यस, इट कैन बी रिटर्न लाइक दिस, I2/2, मतलब इंसिजर्स 2 ऊपर 2 नीचे ये जॉ की बात कर रहे हैं, एक पार्ट की जॉ के। देन कैनाइन्स 1, देन प्रीमोलर 2, मोलर 3। ओके, टोटल कितना हुआ, 3 2 5 7 7 8, 8 अपर साइड में, 8 लोअर साइड में। ये एक साइड की बात कर रहे हैं, लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं इसमें। तो इसका फॉर्मूला लिखा जाता है 2123 upon 2123. So 8 teeth in one side of the jaw. 8 into 2 becomes 16 teeth in each jaw. So total number of teeth is 32. Okay, I hope ये समझ में आया होगा. This is the dental formula of humans. इसको क्या कंसिडर किया जाता है? Dental formula of humans इसको हम लोग बोलते हैं. एक सेकंड, कुछ रह गया क्या इसमें बता नहीं? हाँ सौम्या बोल. हॅलो सौम्या. सर हा बोला बोला. हाँ म्हणलं कुठे गायब झाली. हाँ, नहीं मोलार, नहीं मोलार होती, जो है बोला ना, बोला. मोलार टीथ जो है हमारे, उसमें से लास्ट वाला जो होता है दैट इज कॉल्ड एज विजडम टूथ. टीथ हो, जो भी ठीक है. उसको हम लोग विजडम टीथ, अक्कलदाढ़ बोलते हैं उसको. तो ये जो है ना, ये जनरली बहुत लेट आता है, 21 22 के बाद. कुछ कुछ लोग, कुछ कुछ ऐसे केसेस है जिसमें 50 सालों के बाद भी आ जाता है, मतलब एट द एज ऑफ 50 ऑल्सो इट स्टार्ट्स कमिंग आउट. तो ये हर एक में अलग अलग होता है, किसी को 22-23 साल में आता है, किसी को 27-28 में आता है, किसी को 30-32, कभी कभी 50 में भी आ सकता है. हाँ धर्मेंद्र बोल. सर वो पता कैसे चलेगा कि सब मिल्क टीथ टूट गए? काउंट करते रहते ना खाने जिसके में जिसके अभी दांत श्योर गिरते नहीं हो. हूँ. जाने दे, क्या टेंशन ले रहे हैं. अरे नहीं सर, गलती से कोई टूट गया, फिर पता चला कि वो मिल्क नहीं हाँ, था. फिर डॉक्टर के पास जाने का, हाँ डॉक्टर वही. चेक करके बताएगा अंदर से दूसरा निकल रहा है या नहीं निकल रहा है उसके ऊपर. जनरली दूध के दांत तब गिरते हैं जब उसके नीचे से परमानेंट दांत नया ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर कहीं इंजुरी हुआ तो उस टाइम पे भी गिर सकते हैं वो अचानक हाँ से. कुछ गिरे हैं गिर लेकिन गया. सबका श्योर नहीं. ओके. सर सर दुधाच्या दुधाचे दातावर दात पण भी तो परमनंट होते टीथ येतात. दुधाचे काय? दुधाच्या दातावर पण परमनंट टीथ हाँ येतात. यस दातावर यस, दात येतो. होतात ना. ऐसा भी होता है कि मिल्क टीथ के साथ साथ परमानेंट टीथ ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है. अरे एक सेकंड, वीडियो कैसे बंद हो गया मेरा. हाँ, मिल्क टीथ जो होता है हमारे, मिल्क टीथ के साथ साथ भी कभी कभी परमानेंट टीथ ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है. ऐसा 2 दांत इधर रहता है, उसके पीछे से और 2 दांत आ जाता है, झाँकते रहते हैं मैं आऊं नहीं आऊं.
तो डॉक्टर फिर बोलते हैं कि मिल्क का दांत निकालना पड़ेगा। कभी कभी तो इतना डेंजर हो जाता है कि लोगों को ऑपरेशन भी करवाना पड़ता है। कुछ लोगों का इधर से ऐसा कैनाइन एक्स्ट्रा निकलता है, वो वैम्पायर के दांतों की तरह दिखता है फिर। देवादित्य सर कुछ तो बोल रहा है। हाँ गार्गी बोल। सर मैंने कुछ सर लोगों को देखा है, मतलब बड़े लोगों को, मतलब जैसे दांत दोनों ही दांत है, एक के ऊपर एक बने हुए हैं। हाँ तो वो कभी कभी मिल्क टीथ के बाद परमानेंट टीथ, मतलब पहले ही आ जाता है, मिल्क टीथ गिरने से पहले ही, इसीलिए ऐसे दिखते हैं। तो पर फिर वो कभी कभी मिल्क टीथ गिरता क्यों नहीं? मे बी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कुछ लोगों में, इसलिए गिरते नहीं सर है मेरे हैं, मेरे थे, मतलब मेरे बहुत टाइम एक्सट्रैक्ट तक। किए गए। सर हाँ, साइड अभी से हाँ दांत कैसे निकलते हैं? लास्ट मंथ। कुछ लोगों का कुछ लोगों का ना मिल्क टीथ गिरते ही नहीं है, उनके दूध के दांत कभी कभी गिरते नहीं है, तो डॉक्टर को वो निकालना पड़ता है ताकि परमानेंट टीथ जो ग्रो हो रहा है उसका शेप अच्छा हो और उसको ग्रो होने के लिए जगह होना चाहिए, इसलिए वो दूध के दांत कभी निकाल के फेंकने पड़ते हैं। सर आगे सर पीछे दांत क्यों उगते हैं फिर? तो मतलब कुछ लोग को होता है जिधर किधर से भी गम में से उल्टा निकलने लगता है, मतलब दूसरी हाँ तो साइड पे। मिल्क टीथ ऑलरेडी होने की वजह से परमानेंट टीथ को स्पेस ही नहीं बचता ना कहीं पे ऑक्यूपाई करने के लिए, तो इसलिए वो पीछे से कहीं से ग्रो होना नहीं स्टार्ट नहीं होता सर, है। मैं एक्स्ट्रा टीथ की बात कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टीथ निकलता है। हाँ परमानेंट होने के बाद भी एक्स्ट्रा हाँ, निकलता है, ऐसा बोल परमानेंट रहा के है क्या? जगह पे बाजू से किधर से निकलता है। हाँ वो कभी कभी एबनॉर्मेलिटी होता है अभी, दैट इज बिकॉज ऑफ सर्टेन डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज। तो ये नॉर्मली नहीं होता, इसके केसेस वैसे बहुत कम होते हैं, बट मोस्टली जो ऐसे दो दो दांत दिखते हैं ना, वो मोस्टली एक उसमें मिल्क टीथ होता है और दूसरा परमानेंट टीथ होता है। तो मतलब एक नॉर्मल दांत जैसे ऊपर पॉइंट करता है और एक आगे की साइड पॉइंट करता है। हाँ होता है कभी कभी ऐसा, तो दैट सर इज विजडम टेथ, डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटी। हाँ गार्गी बोल। सर विजडम टेथ है वेस्टिजियल ऑर्गन है का? ओ हाँ वेस्टिजियल पढ़ा है ना हम लोगों ने, 10th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा है कि विजडम टीथ आर वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स, क्योंकि विजडम टीथ मुझे अभी 26-27 साल, मतलब कब आया था, 25-26 के अराउंड वो विजडम टीथ आया। ओके, अब विजडम टीथ नहीं आया तब तक मैं खा नहीं पा रहा था, ऐसा कुछ थोड़ी ना। विजडम टीथ आया नहीं आया मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है ना, उसका सर एक्चुअल दर्द होता रिलेशन है क्या? विजडम या अकल के साथ नहीं है तो ऐसे ही बोला गया अभी विजडम। सर जब ये जो दांत उगते हैं पीछे से, दर्द होता है हाँ क्या? बहुत ज्यादा, बहुत 2-3 दिन तक बहुत दर्द होता है, क्योंकि वो तुम्हारे गम्स को फाड़ के बाहर निकलता है धीरे धीरे, तो इट इज वेरी पेनफुल। सर तुम्हाला आला है विजडम? ओ आया है, हर चबाने हालेलुया, दांत में बहुत वैसे ही दिक्कत निकलता ना? होती होती। खतरनाक एकदम, सर बहुत हर ज्यादा। दांत वैसे नहीं निकलता। हर दांत वैसे निकलता है ना, बट विजडम सॉरी बहुत बाकी फास्ट के होता जो है दांत ये। होते हैं ना, हाँ ये इतना लेट आता है ना, इसीलिए ज्यादा दर्द होता है। बाकी के दांत अर्ली एज में आ जाते हैं तो इसलिए उतना ज्यादा दर्द नहीं होता उस टाइम पे, बट ये बहुत लेट ग्रो होता है, जब गम का लेयर काफी थिक होता है वहां पे, तो उसको फाड़ के बाहर निकलना, तो इट इज वेरी पेनफुल। फास्ट भी आ रहा होगा तो। जल्दी जल्दी आता है, 3-4 दिन में पॉप हो जाता है बाहर। सर हाँ सर विजडम टीथ ऊपर और नीचे दोनों तरफ रहता है ना? हाँ हाँ, क्योंकि मेरे अभी फिलहाल में 28 टीथ है तो आएंगे आएंगे और भी आएंगे, हाँ डोंट वरी। सर, कल ही मेरी दाढ़ दुख रही थी, मम्मी बोल रही थी विजडम टीथ आ रहा बोले। नहीं नहीं नहीं, इतना जल्दी नहीं आता हाँ आया तो अच्छी बात है वैसे, पर इतना जल्दी नहीं आता। ओके ये देखो, ये पिक्चर में अगर तुम लोग को दिख रहा है, सो दिस इज द पार्ट ऑफ रूट। ओके, दांत के ना दो पार्ट्स कंसीडर किए जाते हैं, एक जो हमें दिखता है ये बाहर का पार्ट, वी कॉल इट एज क्राउन, और जो नहीं दिखता वो गम के अंदर होता है, उसको बोला जाता है रूट। ओके, दिस इज द रूट। नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, ये जो बीच में तुम लोग को दिख रहा है यहाँ पे पल्प जिसको नाम दिया गया, यस कैन यू सी दिस पल्प रीजन। ये पल्प रीजन इंपॉर्टेंट है क्योंकि दांत को जो भी न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है वो न्यूट्रिशन लेके आने वाले ब्लड वेसल इधर तक पहुंचते हैं। ओके, दिस पल्प रीजन शोज प्रेजेंस ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व टिश्यू, नर्व्स, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स एंड ब्लड वेसल्स दोनों इस पल्प रीजन में प्रेजेंट होता है। क्या स्ट्रक्चर है वो बाकी का मैं डिटेल बताऊंगा, अभी सिर्फ एक चीज बता रहा हूँ, उसके ऊपर ध्यान दो। तो जब दांत खराब होते हैं हमारे, ओके, व्हाट हैपेंस एट दैट टाइम। नाउ ये जो क्राउन का रीजन है, इस क्राउन के रीजन में इफ यू कैन सी देयर इज दिस एलिवेशन, ऐसा नीचे की तरफ गया हुआ पार्ट है वहां पे, बराबर है। ये वाला जो अंदर गया हुआ एक स्ट्रक्चर है, इसमें
फूड अटक जाता है, बहुत सी बार इसमें फूड फंस जाता है एंड बैक्टीरिया स्टार्ट ग्रोइंग ऑन दैट फूड। ओके, उस पे बैक्टीरिया ग्रो होना स्टार्ट करता है। बैक्टीरिया सिर्फ ग्रो नहीं होता, वो बैक्टीरिया फूड को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करता है एंड इट ऑल्सो स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग सर्टन एसिड्स। ओके, एसिड्स के प्रोडक्शन की वजह से दांतों के ऊपर फिर धीरे 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 एक लेयर डेवलप होता रहता है एसिड का, और वो येलोइश होने लगते हैं। ओके, एसिड की वजह से दांत येलोइश होने लगते हैं, प्लस इट ऑल्सो स्टार्ट स्टिंकिंग। दैट इज वाई रात तक जब हम लोग सोते हैं, जब माउथ पूरा बंद रहता है और सुबह उठने के बाद एक स्टिंग करना स्टार्ट कर देता है माउथ, बैड स्मेल आना स्टार्ट होता है। वो इसलिए होता है बिकॉज रात का जो टाइम पीरियड था पूरा, उसमें हमारे माउथ में बैक्टीरिया का ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ, और जो भी फूड तुम लोगों ने खाया है वो अगर थोड़ा सा बचा होगा, थोड़ा भी बचा होगा, तो उसपे वो बैक्टीरिया ग्रो होना स्टार्ट कर देते हैं। ये बैक्टीरिया कभी कभी इतना ग्रो होने लगते हैं, इतना ग्रो होने लगते हैं कि ये जो क्राउन का पार्ट होता है, ये क्राउन के पार्ट को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्राउन के पार्ट को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करते हैं। ओके, लेमैन लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में बोलना है तो वो क्राउन को खाना स्टार्ट कर देते हैं, और खाते 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 ऐसे नीचे तक पहुंचते हैं। नाउ व्हेन दे रीच टू दिस इनर पार्ट विच इज कॉल्ड डेंटिन एंड पल्प, डेंटिन या पल्प तक जब वो पहुंचते हैं तब रियल प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं लोगों के साथ, क्योंकि ऊपर का जो पार्ट है, ये दांतों का बाहर का पार्ट, इट इज कॉल्ड एज एनामल। ओके, विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में सबसे हार्डेस्ट, सबसे टफेस्ट पार्ट जो होता है वो क्या है? वो है एनामल। ओके, इस एनामल को भी ये बैक्टीरिया डाइजेस्ट करते 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 जब नीचे पहुंचते हैं तो सारे ब्लड वेसल और तुम्हारे न्यूरॉन्स, नर्व्स एक्सपोज हो जाते हैं। ओके, इमेजिन करो बैक्टीरिया इसको खाते खाते धीरे 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 पहुंच गया पल्प तक, और पल्प अभी एक्सपोज हो गया। तो वो तुम लोगों ने ऐड देखा होगा कंफर्म, कि मैं एक दिन यहाँ पे गया था तो वहां पे मैंने ठंडा पानी पिया, और ठंडा पानी पीने के बाद मेरे दांतों में मुझे झंझनाहट सी महसूस होने लगी ना। सेंसोडाइन। एग्जैक्टली, ये ऐड तुमने देखा होगा जिसमें बताते हैं कि दांतों में झंझनाहट सी होती है। व्हाट इज दैट झंझनाहट? वो ऐड में भी तो होता है जो आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या? नमक है, हाँ, टूथपेस्ट में नमक, हाँ, वो भी उसमें। What is this झंझनाहट? This is the thing which occurs because बैक्टीरिया ने वो एनामल खा लिया है और पल्प को एक्सपोज किया है। पल्प एक्सपोज करने की वजह से वहां पे जो नर्व्स है, वो नर्व्स भी एक्सपोज हो गए, और जैसे ठंडा गर्म पानी वहां पे जाता है या फिर कुछ भी टच होता है उसको, वो स्टिम्युलस भेजता है ब्रेन के पास। ओके, यहाँ से ब्रेन को स्टिम्युलस जाएगा, एंड वो स्टिम्युलस इतना खतरनाक होता है, पेन का स्टिम्युलस होता है वो। सो दैट इज वाई हमें वो दांतों में झंझनाहट वगैरह वो महसूस होना स्टार्ट होता है। ऐसा अगर हो रहा है तो तुरंत डेंटिस्ट के पास जाओ, वहां पे तुम्हें कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। सबसे बेसिक ट्रीटमेंट जो वहां पे किया जाता है वो सीमेंट फिलअप करते हैं। ओके, डेंटिस्ट के पास सीमेंट होता है, वो अलग सीमेंट है, घर में यूज करने वाला नहीं होता वो सीमेंट वहां पे फिलअप करते हैं ताकि वो जो पल्प ओपन हो चुका है वो फिर से कवर हो जाए। ओके, कवर होगा तो तुम्हें वो थोड़ा सा झंझनाहट जो है वो कम होने लगेगा। यस धर्मेंद्र। सर, रूट कनाल के वक्त क्या होता है? हाँ, रूट कैनाल के वक्त मैं बताऊंगा क्या होता है, बट सिंपल वे में अगर बताऊं, रूट कैनाल के टाइम पे ये जो दिख रहा है यहाँ पे दांतों में रूट, यस, कुछ छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं, वो ट्यूब्स यहाँ से होल करके इस रूट के थ्रू अंदर तक डाल देते हैं, सो दैट यहाँ का पैसेज क्लियर हो, वहां पे पस फॉर्म नहीं होना चाहिए। ऐसा बहुत कुछ होता है उसमें। इफ पॉसिबल अगले लेक्चर में आई विल शो यू अ सिंपल वीडियो जिससे तुम्हें पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या होता है। मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है, रूट कैनल का एक वीडियो, तो मैं ग्रुप में डालता हूँ, तो वो देख लेना, बस समझ में आ जाएगा, बहुत इजी। हाँ गोपाल बोल। सर, आणि गोल्ड आणि सिल्वर पण का बरं भरता मग? सिमेंट सगळ्यात करू सोपं. शकतात ना, सीमेंट सोपं है, बट सीमेंट का क्या होता है ना, वो सीमेंट निकलता रहता है, निकल जाता है वो धीरे 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 वो खत्म हो जाता है, निकल जाता है। सिल्वर एंड गोल्ड का फिलिंग करने से फायदा क्या है, वो परमानेंट रह जाता है, वो निकलते नहीं, उसके पार्टिकल्स ऐसे निकलते नहीं है बाहर। इसलिए कभी कभी लोग सिल्वर या गोल्ड का भी फिलिंग करवाते हैं, कभी कभी लोग उसके ऊपर कैप बनवा लेते हैं। ओके, यस गार्गी। सर मग दात किडतात कशामुळे? तेच तर सांगितलं, दात दात किडना सड़ना जो है दांतों का, दैट इज बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। हमारे दांतों के ऊपर बैक्टीरिया का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, त्यालाच म्हणतो आपण की दात किडले।
हाँ देवादित्य बोल। सर ब्रेसेस क्यों लगाते हैं, मतलब कुछ लोग दांतों को शेप में लाने के लिए। जिनके दांत ऐसे आड़े टेढ़े हो जाते हैं तो उससे कभी कभी क्या होता है ना, लिप्स का शेप भी चेंज हो जाता है, माउथ का जो फेशियल ओरिएंटेशन है वो चेंज होने लगता है, मतलब गंदे दिखने लगते हैं वो दांत। एक दांत इधर एक ऐसा ऊपर नीचे कैसा भी है, तो उनको एक शेप में वापस एक लाइन में लेके आने के लिए वो ब्रेसेस लगाते हैं। कुछ दिनों तक वो लगा के रखना पड़ता है ताकि वो एक पोजीशन पे सेट हो जाए, फिर बाद में वो ब्रेसेस हटा देते, निकाल देते। Okay, yes, so we'll stop here today. एक सेकेंड, बिफोर स्टॉपिंग 3 पॉइंट्स लिख लो जो मैं बताया था तुम लोगों को अभी थोड़ी देर पहले। क्या करोगे अभी? हेडिंग दो, एलिमेंट्री कैनाल। गिव हेडिंग एलिमेंट्री कैनाल। ओके, एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहला पॉइंट लिखो, पहला हेडिंग दो माउथ। ओके, माउथ के आगे डैश करके लिखो, इट इज it is a slit, 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 or opening that leads to buccal cavity. It is a slit or opening that leads to buccal cavity. सर्बकल B सर्बकल का U C स्पेलिंग C BUCCAL, buccal cavity. Next point लिखो, it is bound by, सर माउथ bounded, में ही क्या? माउथ में लिखना है नेक्स्ट पॉइंट। It is bounded, BOUNDED, it is bounded by fleshy lips. It is bounded by fleshy, FLESHY, flesh से बना हुआ, fleshy lips. Okay, next line पे next heading दो buccal cavity, BUCCAL, buccal cavity. buccal cavity, उसके आगे डैश करके लिखो, buccal cavity, it is it is internally lined, LINED, lined by, it is internally lined by a mucous membrane, mucus, MUCOUS. It is internally lined by a mucous membrane, mucous membrane. नेक्स्ट लाइन पे लिखो, रूफ ऑफ बकल कैविटी, रूफ ROOF, रूफ ऑफ बकल कैविटी मतलब माउथ के अंदर आ करने के बाद ये जो ऊपर का पार्ट होता है इसको बोलते हैं रूफ। रूफ ऑफ बकल कैविटी इज फॉर्म्ड बाय पैलेट, PALATE, ये जो अंदर का पार्ट होता है ऊपर वाला इसको हम लोग बोलते हैं पैलेट। इट इज फॉर्म्ड बाय पैलेट and floor is formed, floor, FLOOR, floor is formed by tongue, and floor is formed by tongue. Floor is formed by tongue.
Next point. Salivary glands open in buccal cavity. Salivary glands open in buccal cavity. Buccal cavity. अभी next heading दो, teeth. Teeth. सर हाँ, जो टंग के नीचे का फ्लोर होता है वो बकल कैविटी के अंदर नहीं आता? ये अंदर का पार्ट, टंग ऊपर लेने हाँ, के बाद जो नीचे का पार्ट, वो टंग का ही लोअर साइड है, टंग का ही नीचे का पार्ट है वो. नेक्स्ट. टीथ हेडिंग देके उसके आगे डैश करके फर्स्ट पॉइंट लिखो उसमें. अ नॉर्मल ह्यूमन being shows presence of 32 teeth. 32 teeth. सर टीथ्स होगा ना? स्टैंडर्ड में रे तू? Plurals. टूथ टीथ होता है ना, हाँ हाँ. टीथ. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. arrangement of teeth in humans. Arrangement of teeth in humans is described as के आगे डैश करके नेक्स्ट लाइन पे हेडिंग, मतलब नेक्स्ट लाइन पे लिखो थीकोडोंट. THECODONT. THECO थीको DONT डोंट. थीकोडोंट. उसके आगे डैश करके लिखो it is a type of attachment in which each tooth is embedded. EMBEDDED. Each tooth is embedded in a socket of jawbone. In a socket of jawbone by gomphosis. GOMPHOSIS. गोम्फोसिस. ये जो है ना वर्ड गोम्फोसिस का मतलब है इट इज अ टाइप ऑफ जॉइंट present between teeth and jawbone. Okay. By Sir, please repeat the spelling of gomphosis. GOMPHOSIS. gomphosis type of joint. उसके आगे लिखो gomphosis type of joint. Sir, present between teeth and socket of jawbone. वो लिखना नहीं था, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा था. ठीक है. नेक्स्ट लाइन पे लिखो डाइफियोडोंट. DIDIPHYO
DHYODONT, डाइफ्योडोंट। उसके आगे डैश करके लिखो। humans get two sets of teeth, two sets of teeth, during their lifetime, called milk teeth and permanent teeth, called milk teeth and permanent teeth. Milk teeth and permanent teeth, full stop. Thus it is called as डाइफ्योडोंट, इसीलिए इसको बोला जाता है डाइफ्योडोंट। लेक्चर के स्टार्टिंग में तो 27 28 तक स्टूडेंट्स थे, अभी अचानक 21 कैसे हो गए? ओके, डाइफ्योडोंट। नेक्स्ट लाइन पे लिखो। अभी नेक्स्ट लाइन पे थर्ड, हेटेरोडोंट, HETERO, हेटेरो, HETERO, हेटेरोडोंट। उसके आगे डैश करके लिखो। We have 4 different types of teeth. Hence it is called heterodont. Sir, please repeat. We have 4 different types of teeth. Hence it is called heterodont. अभी ये जो मैंने इधर हाईलाइट किया है ना, ये 4 टाइप के नाम लिखो। उसके आगे नेक्स्ट लाइन पे लिखो, इंसिजर्स ब्रैकेट में I, कैनाइन्स ब्रैकेट में C, प्रीमोलार्स ब्रैकेट में PM एंड मोलार ब्रैकेट में M। डन। नो सर। ये 4 नाम लिखने से, इंसिजर्स, कैनाइन्स, Done, sir. प्रीमोलर्स एंड Done, मोलर। Yes, sir. हाँ, इसके बाद ना नेक्स्ट लाइन पे ये सेंटेंस भी लिखो पूरा। Each half of each jaw has 2 incisors, 1 canine, 2 premolars and 3 molars. ये सेंटेंस भी लिखो। Each half of each jaw has 2 incisors, 1 canine, 2 premolars and 3 molars. Okay. Okay. Done. Yes, sir. नेक्स्ट लाइन पे हेडिंग दो, डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट ह्यूमन। डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट ह्यूमन। एक सेकेंड, डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट ह्यूमन ऐसा हेडिंग दो। सर हाँ बोल। वो टीथ वाले उसमें ही है क्या? हाँ उसी में चल रहा है अभी। डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट ह्यूमन,
इसमें ये लिखो, ये वाला लिखो, ये नीचे का जो लाइन है ना वो मत लिखो, सिर्फ ऊपर वाला I 2/2 C 1/1 P M 3/2 M 3/3 इक्वल टू 2 1 2 3/2 1 2, इतना लिखो। दैट्स इट फॉर टुडे। कल के लेक्चर में अभी हम लोग देखेंगे दांत का स्ट्रक्चर, तो पल्प वगैरह मैं बात कर रहा था, एनामल पल्प, उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स अभी देखेंगे कल के लेक्चर में। एंड विल आल्सो ट्राई टू सी व्हाट हैपेंस टू द फूड इन माउथ। देखते हैं कल कहाँ तक कंप्लीट होता है, बट विल बी स्टार्टिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ टीथ टुमारो। ओके, चलो कल मिलते हैं फिर। बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। यस, Thank you, बाय sir. Bye. बाय सर, थैंक यू।